अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लैश। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाजरीन, आज एक अफसोसनाक खबर हमारे पड़ोसी मुल्क से भारत से आई। दोपहर के वक्त जब ये पता चला कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और उस हेलीकॉप्टर में भारत की इंतहाई अहम शख्सियत CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी वाइफ मौजूद थी और इसके अलावा 11 लोग और मौजूद थे। और अब से कुछ देर पहले ये कंफर्म हो चुका है कि जो सवार थे उस हेलीकॉप्टर में उन सब की डेथ हो चुकी है। इस खबर के आने के बाद स्पेशली अगर हम इंडियन मीडिया को देखें, उनकी वेबसाइट्स को देखें जो न्यूज़ को कवर करती हैं, वो ये कहती हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई हाथ मुलविस है। ये एक कॉमन क्रैश नहीं था बल्कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं वो भी अब आना शुरू हो चुकी हैं। इसके ऊपर आज हम सबसे पहले बात करेंगे। दूसरा आज का हमारा टॉपिक होगा PDM की सियासत। PDM ने महंगाई मार्च का ऐलान तो कर दिया है 3 महीने के बाद, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि इन 3 महीनों के दौरान इन हाउस तब्दीली की कोशिश भी की जाएगी। सरदार अयाज सादिक साहब जो हैं वो चले गए हैं लंदन यात्रा पर और ख़बर कुछ ऐसी है कि वो कन्विंस करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब को कि इन हाउस तब्दीली के लिए काम किया जाए। अब इन हाउस तब्दीली कैसे होगी जब नून लीग और पीपल्स पार्टी ही हमें साथ नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि अगर आपने तब्दीली लेकर आनी है हाउस में तो उसके लिए अपोजिशन की तमाम जमातों को इकट्ठा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद आज हमारे साथ हाफिज़ हुसैन अहमद साहब मौजूद होंगे। उनकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया है कि PDM की नून लीग जो है वो डील लेने की कोशिश कर रही है और रिलीफ लेने की कोशिश कर रही है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये आज कहा गया है कि पाकिस्तान आज भी सस्ते तरीन मुल्कों में शामिल है। हमारे जो आज के मेहमान हैं उनका मैं तारुफ करवा देती हूँ। हमें आज ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गज़नफ़र अली साहब, एनालिस्ट हैं, ये हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, सीनियर रहनुमा JUI हमारे साथ मौजूद होंगे। अहमद जवाद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और निहाल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे। आगाज़ जो है ब्रिगेड साहब मैं आपसे ही करना चाहूँगी। आज जो ये अफसोसनाक ख़बर आई हमारे पड़ोसी मुल्क से, क्या आपने ऑब्ज़र्व किया क्या, क्योंकि अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ जो है ना वो भी आना शुरू हो गई हैं कि हेलीकॉप्टर जाते जाते अचानक से कैसे क्रैश हो सकता है, इसकी किसी की साजिश है इसके पीछे। आपने अभी तक क्या ऑब्ज़र्व किया है? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो भी ह्यूमन लाइफ इस तरह हादसे का शिकार होती है उस पर अफसोस होता है, और ख़ास तौर पर उस वक्त जब उनके साथ उनकी अहलिया भी मौजूद थी, तो दुख भरा वाक़या है। लेकिन अब उसके ऊपर इंडियन के प्रोफेशनलिज्म के ऊपर बात करें तो आपको याद है कि जब बालाकोट का इंसिडेंट हुआ था और पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था, तो उस वक्त इंडियन एयरफोर्स ने अपने ही हेलीकॉप्टर को निशाना बना दिया था मिसाइल का, और उसमें कोई इसी तरह कोई 15 के करीब सीनियर अफसरान थे एयरफोर्स के, वो जो है उस हादसे का शिकार हुए थे। अभी इसमें कंक्लूजन्स जैसे आपने खुद अपने इंट्रो में कहा, मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात नहीं करता। मैं तो जिस तरह उस क्रैश को मैंने देखा है उसके हिसाब से मैं अपना आर्मी में रहते हुए जो तजर्बा रहा है वो दे सकता हूँ। और उसमें यह है कि MI-17 बड़ी सेफ मशीन है, इट्स वेरी सेफ, वन ऑफ द सेफेस्ट हेलीकॉप्टर। लेकिन हेलीकॉप्टर्स के लिए एक्सीडेंट, हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो एक्सीडेंट प्रोन होते हैं। ये नहीं है कि उनका एक्सीडेंट या उनके साथ कोई ऐसा वाक़या नहीं होगा। इसका इंजन का मुझे इसमें प्रॉब्लम नज़र नहीं आता, क्योंकि जो वीडियो चल रही है, हमने उसके जो ख़बर पड़ी है उसमें जो कोट कर रही है एयरफोर्स वो लो विजिबिलिटी कोट कर रही है, लेकिन वो रीज़न नहीं बनता, क्योंकि हेलीकॉप्टर को 10 किलोमीटर पे था लैंडिंग साइट से, और वो स्टाफ कॉलेज जा रहे थे स्टाफ कॉलेज के ऑफिसर्स को एड्रेस करने के लिए। वो हेलीकॉप्टर हवा के अंदर उसने रोटेट किया है, यानी वो इसका रोटेट करने का मतलब है कि या तो पायलट से उसका कंट्रोल लूज़ हुआ है, और उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए वो उसने डामाडोल वो रहा है, और उसके बाद हेलीकॉप्टर गिरने से पहले उसके अंदर आग लगी है। गिरने से पहले हेलीकॉप्टर के अंदर आप देखें तो फ्लैश नजर आता है आपको, और हेलीकॉप्टर के अंदर आग लगती नजर आती है। अब आग किस तरह लगेगी? लो विजिबिलिटी अगर होगी तो वो किसी पहाड़ी इलाके में होगी, किसी वो खंबे से टकराएगा, पायलट को नजर नहीं आएगा नीचे, और दिन की रोशनी लो विजिबिलिटी, फिर आप कंट्रोल टावर से भी राब्ते में होते हैं, फिर जो वहाँ का कंट्रोल टावर उससे भी, तो लो विजिबिलिटी तो रीज़न नहीं बनता मेरी नज़र में, क्योंकि वो 10 किलोमीटर दूर था लैंडिंग एरिया। इसका मतलब अगर उसको एयर में आग लगी है और फिर उसने कलाबाजियाँ खाई हैं और वो जलता हुआ नीचे आया है और जलते हुए उसके पुर्जे नीचे गिरे हैं, तो मुझे ये लगता है, ये मैं हिंडसाइट से कह सकता हूँ,
कि उसके अंदर कोई टाइम डिवाइस रखा गया था जो एक्सप्लोड हुआ है, क्योंकि जिस एयरबस से उसने टेक ऑफ किया है वहाँ से गालिबन उसकी फ़्लाइट टाइम जो था वो 45 से 50 मिनट्स था। उसने जैसे जहाँ पे तमिलनाडु में जो स्टाफ कॉलेज के अंदर लैंड करना था, तो आजकल तो बड़े मॉडर्न टाइम डिवाइस आए हुए हैं, आप उसको टाइम करें, किसी जगह पे रख दें और वो उसके फ्यूल ने आग पकड़ी है। यानी या दूसरा ये है कि उसका जो फ्यूल टैंक था उसके अंदर कोई शॉर्ट सर्किटिंग, बिल्कुल इसी तरह की बातें जो हैं हम देख रहे हैं, जो इंडियन मीडिया के जो ब्रिगेडियर्स हैं, जो फौजी अफसरान हैं, उनकी जानिब से भी की जा रही हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई साजिश जो है वो भी हो सकती है। बाहर जैसे कि ब्रिगेड साहब भी कह रहे थे कि कोई भी इंसानी जान अगर जाती है तो उसके ऊपर अफसोस ही होता है। अब इनके जाने से अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के साथ, क्योंकि अब से कुछ देर पहले मैं एक दूसरे प्रोग्राम में सुन रही थी, ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे कि ये हमारे लिए तो बड़े अच्छे थे क्योंकि ये इतने प्रोफेशनल नहीं थे, इनको जो न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू वॉरफेयर है जिसको 5th जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं उसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता था, तो पाकिस्तान के लिए तो ये बड़ा अच्छा था। तो अगर इस तरह की कोई बात की जाती है, खुदा न खास्ता, क्योंकि इंडियन मीडिया आपको पता है जिस तरह के फाशिस्ट स्टेटमेंट्स वहाँ से आ जाते हैं पाकिस्तान के बारे में, तो हमारे लिए तो बड़े अच्छे थे। पाकिस्तान के लिए द इंडियन आर्मी चीफ, खासतौर से चीफ ऑफ डिफेंस, इट डजंट मैटर हु इज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, बिकॉज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का एक तो पहले बात है ऑपरेशनल रोल कोई नहीं होता। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि ही हैड बिकम मोर ऑफ अ पॉलिटिकल पर्सन देन ऑफ अ मिलिट्री कमांडर। मोदी के साथ बड़े क्लोज थे, मोदी की दोस्ती थी। और दूसरे अगर याद होगा 2 महीने पहले बल्कि 1-1.5 महीने पहले उनकी नेवी का एक एनुअल डे था और उसी दिन गुजरात का जो चीफ मिनिस्टर है योगनाथ नाथी, वो जो नीले पीले कपड़े पहन के फिरता है, उसने एक फंक्शन रखा हुआ था इसका आरएसएस का और बीजेपी का। तो ये ही प्रेफर टू अटेंड दैट फंक्शन बजाय इसके कि वो नेवल डे, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वो नेवल डे को अटेंड करते। इससे उनकी आप टिल्ट ऑफ माइंड का अंदर, तो हमें ये नहीं, हमारे लिए ये मैटर नहीं करता कि वो 5G समझते थे या पाकिस्तान की अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल इंसान की थिंकिंग को रिटेलिएट कर सकते हैं और उसके मुताबिक अपनी पॉलिसीज बना सकते हैं। सही है। बाकी ये जरूर कहूंगा कि ही वाज अ कंट्रोवर्शियल फिगर और बिकॉज उन्होंने वहाँ पे इंडिया के अंदर जो पेंशनर्स थे उनको टैक्सेबल इनकम किया था जिसमें लोगों में रिजेंटमेंट थी, फिर कुछ उनकी स्टेटमेंट जेंडर इक्वालिटी कोई काफी मुतनाज़िर शख्सियत लाइक्ड इन द इंडियन आर्मी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हम बात कर लेते हैं जी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है उसकी, उनकी सियासत जो है वो किस तरफ जा रही है। हाफिज हुसैन अहमद साहब, आपने एक इल्ज़ाम लगाया है नून लीग पर कि नून लीग जो है वो पीडीएम की आड़ में रिलीफ लेने की कोशिश कर रही है। ये बात आपने पहली मर्तबा नहीं कही है, इससे पहले भी आप कर चुके हैं और आपने पहले भी ये कहा था कि मौलाना को समझ जाना चाहिए कि ये जो जमातें शामिल हैं पीडीएम में ये सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रही हैं। तो ये किस बेस के ऊपर ये बात कर रहे हैं और कहीं ये जो 3 माह बाद का वक्त दिया गया है ये भी मोहलत तो नहीं दी गई कि अगर 3 माह के अंदर कोई रिलीफ मिल जाता है तो फिर इस मार्च को मौखर कर दिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक मेरे इस बात का ताल्लुक है तो यकीनन ये बात कोई इतनी सीक्रेट नहीं है कि इल्ज़ाम नहीं है, बल्कि ख़ुद मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब ने बरमला कई बार ये बात की थी कि हम मुफाहिमत की तरफ जाना चाहते हैं और मुखासिमत से हम दूर रहना चाहते हैं। और ये बात तो अभी बिल्कुल आयान है कि पिछली दफ़ा इजलास में, जलसे में, कराची के जलसे में उन्होंने कहा कि एक लम्हे के लिए भी इस हुकूमत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और साथ ही ये भी कह दिया था कि महंगाई की वजह से एक एक पल जो है आवाम के लिए जो है वो मुसीबत बनी हुई है। और जो ही वो वापस तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कौमी हुकूमत का एक फार्मूला दे दिया कि मुमकिन है कि कौमी हुकूमत बन जाए और उसके बाद मामलात को संभाला जा सके। तो इससे मेरे ख्याल में ये कोई मैंने अनोखी बात नहीं की या कोई इंकिशाफ नहीं किया। और तो अभी आप देखिए मौलाना को इस बात का इल्म नहीं है जो आप कह रहे हैं कि ये बड़ी ओपन बात है, कोई सीक्रेट नहीं है, क्या मौलाना को इस बात का पता नहीं है कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि मौलाना के बारे में खबर आई थी कि वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने मेरे कंधे पे बंदूक रख के रिलीफ ले लिया। तो अब क्या नून लीग भी उनके साथ अगर यही करने जा रही है तो क्या मौलाना को इल्म नहीं है इस बात का?
देखिए, मौलाना साहब की बॉडी लैंग्वेज, मौलाना साहब की अपनी बातों से तो पता चलता है, और मौलाना साहब की जीरत सियासतदान है, वो बिल्कुल समझते हैं कि मेरे साथ हाथ हो चुका है। लेकिन अब मुसीबत ये है कि उसने अपनी पार्टी को दलदल में फेंक दिया, और हमने यही बात उनसे शुरू में की थी कि आप जिस ट्रक के बत्ती के पीछे लगे हुए हैं, और आपको याद होगा कि आज़ादी मार्च में, आज से 3 साल पहले आज़ादी मार्च में उन्होंने कहा था कि हम आपका साथ देंगे। लाहौर से एक बहुत बड़ा जो वो जुलूस आपके साथ चलेगा, लेकिन वो साथ नहीं आए। उसके बाद आप देखिए कि जब हमारे आज़ादी मार्च के बाद इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन किस तरह बैठे हैं। वो तमाम के तमाम जो समरात आज़ादी मार्च के थे, उनके हवाले से उनकी बीमारी अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए, लेकिन मसला ये है कि सिर्फ आब व हवा से उन्हें शिफा हो रही है। अभी तक वो किसी हॉस्पिटल, किसी क्लिनिक, किसी जगह गए नहीं है, कोई उनका ऑपरेशन नहीं हुआ है, कोई चेकअप नहीं हुआ है। तो ये तमाम बातें बिल्कुल बरमरा है। और फिर अभी आप देखिए, अभी नवंबर के महीने में उन्होंने इजलास किया था, और बहुत ही ज़्यादा उन्होंने ये तासुर दिया था कि अब हतमी फाइनल राउंड होगा, और ये जिहाद है, और जिहाद से पीछे हटना जो है वो कुफ्र है। तो सब ने कहा था कि सब कुछ होगा, और मैंने बाकायदा तौर पर मीडिया को कहा था कि 26 के इजलास में कुछ नहीं होगा। आप यकीन जानिए मोहतरमा के 6-7 घंटे बैठकर बड़े गौर खौज के बाद जो फैसला हुआ, वो इंतहाई तारीखी फैसला था कि उन्होंने 6 दिसंबर की तारीख दे दी सरबराही इजलास की। बिल्कुल, और सरबराही इजलास में भी जो सामने आया, पहले कहा जा रहा था कि इस्तीफे दिए जा सकते हैं। कल हाफिज अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो कहते हैं कि अभी फैसला नहीं हुआ। फिर उनसे सवाल मैंने किया कि क्या आप जाएंगे इस्लामाबाद जब मार्च लेके, तो वहां पर आपने कोई धरना भी देना है या वापस आ जाएंगे? तो उन्होंने कहा इसका भी अभी कोई फैसला नहीं हुआ। तो फिर फैसला हुआ किस बात का है, ये मैं आपसे जानूंगी। लेकिन निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है, तो जो इल्जाम हाफिज हुसैन साहब, मोहतरमा बहुत बड़ा फैसला ये हुआ है कि कोई फैसला होना ही नहीं है। और फिर इस इजलास में भी मैंने पहले कहा था कुछ नहीं होगा। निहाल हाशमी साहब, कोई फैसला नहीं होना, और नून लीग रिलीफ ले रही है पीडीएम की आड़ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई फैसला नहीं होना, यही सबसे बड़ा फैसला है, ये आप मानती हैं। और दूसरी बात है, ये पीडीएम जाने, पीडीएम की क़यादत जाने। हाफिज साहब तो अब पीडीएम में नहीं है, ना ही वो जेयूआई का हिस्सा। और हाफिज साहब ने खुद अपने ज़बान से कहा कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस हुकूमत को 1 मिनट नहीं देना चाहिए, 1 सेकंड नहीं देना चाहिए। तो यकीनन नहीं देना चाहिए। आप पाकिस्तान के गलियों बाज़ारों में जाएं तो लोग क्या कहते हैं, लोग इस हुकूमत को 1 मिनट से ज़्यादा 1 सेकंड भी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि जिनके मुंह से निवाले निकाल लिए गए, जिनको बेरोज़गार कर दिया गया, जिनकी गाड़ियों से पेट्रोल भरने की सकत छीन ली गई, जिनके बुजुर्ग और बच्चे और बीमारों से दवाई खरीदने की ताकत छीन ली गई, जिनके घरों में बिजली गैस का बम गिरा दिया गया, वो कभी 1 मिनट भी देना पसंद नहीं करेंगे। अब जहां तक रह गया पीडीएम और मौलाना के बारे में, देखिए वो बड़ी फिलोसफिकल चीज़ है। देखिए, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, उन्होंने 23 मार्च के दिन जो प्रोग्राम किया था, जिसके नतीजे में पाकिस्तान मारूज़े वजूद में आया, उस दिन की अहमियत को समझने की ज़रूरत है। उस दिन एक बार फिर हम पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो यहाँ के हकीकी वारिस हैं, मालकान हैं, उन सबको, मौलाना की एक बहुत अच्छी काविश है कि उन्होंने 23 मार्च को एक बार फिर हमारे उन बुज़ुर्गों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए, जो गुमनाम सिपाही जिन्होंने पाकिस्तान के जद्दोजहद में अपना वक्त, अपना सरमाया, अपनी जानें गंवाई, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए हम उस रिवायत को जिंदा कर रहे हैं। निहाल हाशमी साहब, हम सब जानते हैं कि 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की परेड होती है, वफाकी दारुल हुकूमत जो है वहां पर सिक्योरिटी की जो सिचुएशन होती है, मुझे जरा बताना पसंद करेंगी? आप तो बड़ी ज़हीन है, जरा 1 मिनट मुझे बताना पसंद करेंगी कि कायद आज़म का रिवायत इस मुल्क में जिंदा रहेगा या जनरल मुशर्रफ का? 23 मार्च 1940 को जनरल मुशर्रफ ने कोई इजलास करके पाकिस्तान की करारदाद पास की थी, या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग और उनके साथियों ने? क्या एक परेड होती है पाकिस्तान की, यौम पाकिस्तान के लिए, ये सबको पता है। तो लेना मेरी बात, मैं आपकी बात सुन के आपको जवाब दे रही हूं ना। मैं अगर ज़हीन हूं तो मेरी बात भी सुन ले आप।
क्या आप बताएं ना, कायदे आजम ने बनाया था या रियाल हक ने बनाया था? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था ना। निहाल हाशमी साहब क्या बात कर रहे हैं आप? शुरू हुआ था 23 मार्च कब शुरू हुआ था? आपसे सवाल करते हैं तो आप दूसरी तरफ बात ले जाते हैं। किस तरह की बात कर रहे हैं आप निहाल हाशमी साहब? मैं सही बात कर रहा हूं, मैं तारीखी आप लोगों ने जानबूझकर इस दिन को कंट्रोवर्शियल करने के लिए कि 23 मार्च को हम जाएंगे, उस दिन यौम पाकिस्तान की परेड भी होती है, तो हुकूमत की तरफ से कुछ ना कुछ जरूर किया जाएगा। जवाद साहब, अब 23 मार्च को अब ये लोग आ रहे हैं, इन्होंने फैसला कर लिया कि इन्होंने आना है, तो अब क्या हुकूमत करेगी? वैसे तो शेख साहब कहते हैं कि 23 मार्च को अगर ये लोग आएंगे तो हम सारे रास्ते बंद कर देंगे, तो ऐसा कुछ नजर आएगा हमें 23 मार्च को? फिर देखें आयशा, सबसे पहली बात तो ये है कि अपोजिशन का हक है, वो कोई तहरीक चलाना चाहते हैं, कोई लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, कोई धरना करना चाहते हैं, और वो किसी भी तारीख को कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि 23 मार्च को एक रवायती तौर पे इस्लामाबाद में एक परेड का इनकाद होता है, जो कि अब एक कौमी दिन के तौर पे उसको मनाया जाता है, जहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, दूसरे सर्विसेज चीफ्स भी होते हैं, और पाकिस्तान की आम आवाम भी जो है उसको परेड देखने के लिए जमा होती है। तो ये एक आप कह सकते हैं कि एक नेशनल इवेंट है 23 मार्च का दिन। लेकिन मैं इस चीज़ पे कोई एतराज़ नहीं कर रहा। अगर अपोजिशन समझती है कि 23 मार्च को अगर वो कोई एहतजाज करेंगे, उससे उनको कोई फ़ायदा हो सकता है, ये उनकी चॉइस है। मैं इस चीज़ के ऊपर नहीं मैं डिस्कशन करूँगा। मेन चीज़ ये है, मेरा जो सवाल है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मौलाना फजलुर रहमान ने जिस पीडीएम के इजलास के बाद की, उसमें उससे पहले अगर आपको याद हो तो मीडिया में काफ़ी हाइप थी कि इस्तीफ़ों का फ़ैसला हो गया है, लॉन्ग मार्च का, धरने का फ़ैसला हो गया है, और जब तक कि मौलाना फजलुर रहमान का प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बयान नहीं आया तो ऐसा महसूस हो रहा था कि बस अब इस्तीफ़े और धरना और लॉन्ग मार्च सारे इकट्ठे आ रहे हैं। लेकिन जब वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया तो उसमें जो चीज़ सामने आई वो एक तो सेमिनार था जो कि किया जाएगा गालबन इसी तारीख को या इसके आगे पीछे, और दूसरा था एक लॉन्ग मार्च का जो जिसके लिए 23 मार्च का दिन रखा गया। अब देखें, आज हम अगर 7 दिसंबर को बैठे हुए हैं तो 23 मार्च तो अभी तकरीबन 3.5 महीने आगे है। तो इसका एक तो मतलब वाज़े तौर पे जो मुझे समझ आता है कि पीडीएम को एज सच कोई अर्जेंसी नहीं है, या वो ये नहीं समझते कि जो कि पहले इनका एक नैरेटिव था कि हुकूमत को गिराना बहुत ज़रूरी है, और एक नैरेटिव ये भी था कि एक एक दिन जो है वो इस मुल्क पे या एक आम आदमी के ऊपर बोझ है, तो फिर 3.5 महीने क्यों इंतज़ार कर रहे हैं आप? फिर तो अगर ये हुकूमत जो है वो अवाम के ऊपर या इस मुल्क के ऊपर अगर एक एक दिन भी बोझ है, तो फिर तो कल आपको करनी चाहिए लॉन्ग मार्च जो आपने 23 मार्च को रखी है। तो ये एक मेरा टेक्निकल सा सवाल है कि ये चीज़ 23 मार्च ये जो आपका सवाल है ना जवाद साहब, ये हम जब से ऐलान हुआ है तब से कर रहे हैं कि 3 महीने इंतजार आखिर क्यों किया जा रहा है। ब्रिगेडियर साहब, आप देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं हमारे सारे मेहमानों को, ऑब्जर्व भी कर रहे हैं पाकिस्तानी सियासत को, क्या लगता है किस तरफ जा रही है? कुछ तब्दीली, वैसे तो एक तब्दीली 2018 में आई थी, कोई मजीद तब्दीली आपको नजर आ रही है होती हुई नियर फ्यूचर? असल में आपने जो लॉजिक को देखना होता है स्टेट्समैन्स के ज़रिए और ग्राउंड रियलिटीज़ के ज़रिए। वैसे तो आप जितने हवाई किले जितने बना लें वो कमी नहीं होती उनमें, आप जो मर्ज़ी सोचते हैं। जैसे हाफिज़ साहब ने कहा, और उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, अगर आप इसको एक मिनट के लिए कोई सोचे बैठ के, उन्होंने कहा कि जी फैसला ये हुआ है कि कोई फैसला नहीं हुआ। तो हाँ, यही लग रहा है कि कोई फैसला नहीं हुआ। और दूसरी चीज़ ये है कि वर्ड्स और एक्शन में आपको जो फ़र्क नज़र आएगा या डिफरेंस नज़र आएगा, तो उससे आप कोई तो कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। क्योंकि 23 मार्च का ताल्लुक ना तो जनरल मुशर्रफ से है ना ज़ियाउल हक से है। 23 मार्च का ताल्लुक है कि उस दिन करारदाद पाकिस्तान पास हुई थी, और उस वक्त जो लोग मौजूद थे वो हज़रत कायदे आज़म और जो अल्लामा इकबाल का ख्वाब था, उसके हिसाब से वो चीज़, तो वो तो एक टिपिकल पर्सनैलिटी से रिलेटेड नहीं है। इट इज़ रिलेटेड टू द पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। उसका मुशर्रफ को दरमियान में या ज़ियाउल हक को रिलेट करना कोई उसका रेलेवेंस बनता नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप जैसे अभी कहा गया कि अगर आप ये समझते हैं वाकई कि हम इतनी इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन है, इसमें कोई शक नहीं है, इन्फ्लेशन है, तो अगर इन्फ्लेशन है तो फिर तो वाई वेट,
आप उसको वो कह रहे हैं थोड़ा सा जरा ठंड का मौसम निकल जाए, 1 हफ्ते बाद शुरू कर दें, 2 दिन बाद 1 जनवरी को शुरू कर दें कि ये नया साल आ रहा है तो नया साल से हम, लेकिन असल में बात वही है जो हाफिज साहब ने कही है और उसके अंदर बहुत बड़ा वजन है कि असल में ये है कि इट इज़ अ टाइम गेनिंग टैक्टिस। आप उसको समझें, सियासत में एक बहुत चीज़ होती है कि आप चीज़ में टाइम गेन करते हैं, और टाइम इसलिए गेन करते हैं कि आप इस वक्त मेरी नज़र में ऑपोजिशन की जो पार्टीज़ हैं उनके अंदर भी दरार है। कल जो कुछ आसिफ जरदारी साहब ने कहा वो आपकी नज़र से गुजरा होगा, आपने सुना होगा। तो जब 2 मेजर पार्टीज़ जो है, जहाँ तक JUI का ताल्लुक है तो मौलाना साहब तो जैसे अभी निहाल हाशमी साहब कह रहे थे कि हाफिज साहब जो है वो JUI का पार्ट नहीं है, तो मौलाना साहब भी इलेक्टेड मेंबर नहीं है नेशनल असेंबली के, लेकिन वो PDM के चेयरमैन है। तो बात ये है कि ये टैक्टिस होती है। इस वक्त जो हालात हैं, इवन इन्फ्लेशन के हालात हैं, जो आपके कर्जों के हालात हैं, उसमें मैं ये समझता हूँ कि कोई भी आके उसमें कोई रेडिकल चेंज लेके नहीं आ सकता। बहुत मुश्किल है, क्योंकि देयर आर लिंकेजेस, इंटरनेशनल लिंकेजेस हैं, पाकिस्तान की मईशत से लिंकेजेस हैं। तो आपके पास कौन सा ऐसा अल्लाह दिन का चिराग है कि दूसरे कोई आएंगे तो उसको ठीक कर लेंगे, वो भी IMF के ऊपर डिपेंडेंट। तो ये एक चीज़, ये एक इंटेंशनल टैक्टिस है जिसके ज़रिए आप टाइम गेन करना चाहते हैं, और उसमें कोशिश ये है कि इन्फ्लेशन और बाकी जो इश्यूज हैं उसके ज़रिए गवर्नमेंट को टारगेट किया जाए और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाए। और यही सियासत होती है कि जी आप इलेक्शन की तरफ ले जाएं, इलेक्शन के नज़दीक तक अपना वोट बैंक बिल्ड करें। और मेरी नज़र में यही इस वक्त जो है अपना जो बड़ी पार्टीज़ हैं और JUI, उनकी यही टैक्टिस है कि इस तरह खेलो ताकि अपना इशू भी बरकरार रहे, रेलेवेंट रहने के लिए, सो दैट रेलेवेंट रहना है, क्योंकि अगला जो 2023 होगा वो इलेक्शन होगा। अब लेट्स सी कि ये ऑपोजिशन जो है वो इस गवर्नमेंट को 5 साल पूरे करने देती है, क्योंकि हाफिज अब्दुल्ला साहब तो कल ये कह रहे थे कि जब तहरीक शुरू होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे उनके जो मकासद है वो कामयाब हो जाए। लेकिन पहला जो नुकता था वो ये था कि इमरान खान साहब को हटाना है, इनकी गवर्नमेंट को वापस भेजना है, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा भी PDM की जानिब से जो हमने उनके पावर शोज देखे हैं उसमें कोई ख़ास कामयाबी हमें नज़र नहीं आती है। इस पर हमें मज़ीद बात करनी है, एक ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं मुल्की सियासत से मुताल्लिक, और अब एक नई बात मुल्की सियासत में सामने आई है कि अपोजिशन अब ये कोशिश करेगी, स्पेशली नून लीग की मैं बात करूँगी, कि वो ये कोशिश करेंगे कि इन हाउस तब्दीली जो है वो लेकर आई जाए। जी, किसी भी वक्त -1 हो सकता है, तलाल चौधरी साहब ने ये कल बात की है। जवाद साहब बताइएगा, ये चौधरी सरवर साहब जो हैं ये क्या बातें करते फिर रहे हैं, और दूसरा ये कि अब इन हाउस तब्दीली की बातें भी की जा रही हैं, तो ये दोनों बातें काफ़ी जो है ना मिलती हुई नज़र आ रही हैं। आयशा, मुझे तो इसमें कोई नई चीज़ नज़र नहीं आती स्वाइस के चौधरी सरवर साहब की एक स्टेटमेंट जो कि एक तकरीर में उन्होंने IMF के हवाले से की। बाकी तो सब स्पेकुलेशंस हैं, सिर्फ एक बात उन्होंने IMF के हवाले से कहा था। अब देखें, अपोजिशन का ऑब्वियसली पिछले 3.5 साल में अगर आप देखें, उन्हीं के नैरेटिव को अगर देखें तो उसमें हुकूमत गिराने के हवाले से तहरीक भी चलाई गई जिसका नाम PDM रखा गया, वो स्प्लिट हो गई और उस तरह से इफेक्टिव ना रही, और फिर इस्तीफों की मुतअद्दिद बार धमकी दी गई, वो भी ना हो सका, लॉन्ग मार्च भी ना हो सका, धरना भी ना हो सका। फिर पार्लियामेंट के अंदर भी थोड़ी बहुत कोशिशें हुई। रीसेंट जो आपको पता है कि लास्ट जो पार्लियामेंट का सेशन था, जॉइंट सेशन था, जिसमें कि इलेक्शन रिफॉर्म्स जो है वो अप्रूव किया गया, वो ख़ास तौर पे हुकूमत के हवाले से जो डाउट्स क्रिएट हुए थे कि वो अपनी मेजॉरिटी जो है पार्लियामेंट के अंदर लूज कर रही है, लेकिन वो फिर उस तरह से साबित नहीं हुआ। वो तो बिल सारे अप्रूव हो गए गवर्नमेंट ने जो प्रेजेंट किए। तो कहने का मकसद ये है कि वन आफ्टर द अदर कोई ना कोई ऐसी उम्मीद गालबन अपोजिशन को बांधनी पड़ती है कि हुकूमत उस उम्मीद के तहत शायद गिर जाए या गिरा दी जाए। तो ये एक लेटेस्ट एडिशन है, चूंकि 23 मार्च तो भी बहुत दूर है, तो अब इन 3.5 महीनों में क्या किया जाए, कुछ तो करना पड़ेगा। एक तो न्यू ईयर सामने आ रहा है, मेरा ख्याल है न्यू ईयर सबको मनाना चाहिए, और उसके बाद 2-3 महीने और भी हैं, तो उनमें आपने क्या करना है। फिर उसमें एक यही हो सकता है कि इस किस्म की अफवाहें फैलाई जाएं कि हुकूमत जा रही है, -1 आ रहा है। देखिए, ना तो कोई -1 आ रहा है, ना कोई +1 आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। और ये वैसे चौधरी सरवर साहब से पूछा गया है, उनको बुला के तलाल चौधरी साहब बड़े कन्विक्शन के साथ ये बात कर रहे थे कि 1 दर्जन से ज़ायद लोगों ने ये तस्दीक की है कि चौधरी सरवर साहब ये कह रहे हैं कि -1 किसी भी वक्त हो सकता है।
तो ये मुलाकात हुई या बात हुई है वज़ीर आज़म से उनकी, या उनसे पूछा है कि ये बात आप क्यों कर रहे हैं? देखें आयशा, दर्जनों लोगों का जो रेफरेंस है वो कौन से दर्जन लोग हैं? देखिए स्पेकुलेटिव बात है ना, आप दर्जन क्या कोई 8-10 दर्जन कर दें, उससे क्या अच्छा चलिए, ये तो 1 दर्जन लोगों की बात कर रहे हैं। एक और बात भी कर रही है नून लीग कि 2 दर्जन से ज्यादा आपके लोग जो MNAs हैं वो इनके साथ राब्ते में हैं और वो किसी भी वक्त तैयार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए, और वो ये कहते हैं कि हमसे आप जो मर्जी करवा लें, हमें सिर्फ टिकट दे दें अगले इलेक्शन के लिए। अच्छा देखें आयशा, यहाँ पे भी जो पहले भी मैंने एक टेक्निकली सवाल किया था, मैं फिर एक टेक्निकली सवाल यहाँ पे डाल देता हूँ। अगर PMLN को इस बात की उम्मीद है कि कोई 2 दर्जन के करीब लोग PTI के MNAs जो हैं वो उनके साथ तैयार हैं, उनका साथ देने को तैयार हैं, तो फिर हाथ कंगन को आरसी क्या, कल ही आप नो कॉन्फिडेंस की तैयारी पकड़ें। जब आपके पास इतने नंबर्स जो हैं वो PTI के आ रहे हैं तो फिर तो आप तैयारी करें ना। तो उसमें देखें, ये तो जब तक इसको आप स्पेकुलेट करते रहेंगे, ये सिर्फ टॉक शोज की हद तक तो ठीक है, गपशप का सिलसिला जारी रहेगा और अवाम को कुछ ना कुछ सुनने को मिलता रहेगा, लेकिन अदरवाइज अगर आप उसी ट्रेंड को देखें जो पिछले 3.5 साल से है, तो उसमें से कोई भी बात जो है, ये इस महीने हुकूमत जा रही है, अगले महीने जा रही है, दिसंबर में जा रही है, मार्च में जा रही है। देखिए मार्च भी बहुत सारे गुजर गए, ये भी स्पेकुलेशन ऑफ कोर्स, ये बिल्कुल एक निहाल हाशमी साहब, आप लोग काफ़ी मैंने देखा है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो है डिफरेंट TV शोज़ पर या ट्विटर पर भी ये बात कर रहे हैं कि हमारे साथ हुकूमती नुमाइंदे जो हैं वो काफ़ी राब्ते में हैं। कोई लिस्ट आप लोग जारी करेंगे कि कौन कौन आपके साथ राब्ते में है, और ये इन हाउस तब्दीली की क्या बातें हो रही हैं, ये इन 3 महीनों के दौरान क्या इस पर कोई कोशिश की जाएगी और पीपल्स पार्टी से भी राब्ता किया जाएगा फिर? देखिए, अभी मैं जवाद साहब को सुन रहा था कि 3.5 साल गुजार दिए। आप एक चीज नोट करें, इन 3.5 सालों में अपोजिशन ने बड़े अहसन तरीके से 2 चीज को एक्सपोज किया। एक एक्सपोज किया कि यहां पे अगर जमहूरी कुव्वतें कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहे तो ऐसी कुव्वतें बीच में आ जाती हैं कि मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कर देती हैं और माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में कर देती हैं। ये आपने सेनेट के इलेक्शन और सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देखा, और मरहूम हासिल बेदंजो भी इस पे अपना तबसरा कर चुके हैं जब पार्लियामेंट में उनसे पूछा गया था। दूसरा, हमने जो अपोजिशन उसने एक्सपोज इस हुकूमत को और इस पार्टी को इस बुरी तरह से किया है कि जो एक तब्दीली आ रही थी, यहाँ पे $200 अरब आ रहे थे, फॉरेन के लोग आके नौकरी करना चाह रहे थे, चीजें सस्ताई की तरफ जा रही थी, करप्शन का खात्मा हो रहा था, करप्शन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। पाकिस्तान इंटरनेशनल रेटिंग में करप्शन में कई दर्जे ऊपर जा चुका है, लॉ एंड ऑर्डर में कई दर्जे ऊपर जा चुका है, इंसाफ में कई दर्जे ऊपर जा चुका है। तो ये तो हमने एक्सपोज किया और आज पाकिस्तान के लोग ये देख चुके हैं कि क्या तब्दीली आई। एक बच्चे ने गाना गाया ना, तब्दीली आप आदाब लेके आई है। अब रह गया हमारा कि हमारे साथ कौन राब्ते में। देखिए, पार्लियामानी सियासत में सब एक दूसरे के साथ राब्ते में होते हैं, सबके अपने मुफादात होते हैं, सबके अपने अपने मंशूर होते हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक बात बड़ा दो टोक और बड़ा वाज़े कह दिया कि हम इक़्तिदार की सियासत करते हैं, इक़्तिदार की सियासत नहीं करते। इक़्तिदार के सियासत के साथ अगर इन हाउस चेंज हो या आउट, और फिर एक वो बात करते हैं। देखिए, हमने तो सिलेक्टेड को और सिलेक्टर सबको एक्सपोज कर दिया। इन हाउस चेंज के लिए कोई कोशिशें कर रही है नून लीग, और क्या नून लीग अगर हम कर भी रहे कर रही है कि PDM के प्लेटफॉर्म से कर रही है? देखिए, हम अपने तौर पे भी करेंगे और मौलाना फजलुर रहमान साहब को वो तमाम इख्तियार दिया गया है कि वो जिस तरह से चाहें वो PDM को पाकिस्तान के अवाम के मफाद में। देखिए, हम चाहते हैं इस मुल्क में जमहूरी इदारे मजबूत हो, मुस्तहकम हो, और अगर अवाम के नुमाइंदे अपना फैसला करना चाहें तो वो खुद मुख्तार हो। ये ना हो कि वो अवामी फैसला करना चाहें और कोई और फोर्सेज आकर के उस फैसले को तब्दील कर दे। तो हमारे अपने जो तरीक़ेकार हैं हम उसके तहत चल रहे हैं और हम बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन ने इस गवर्नमेंट को, इस तब्दीली को ऐसे एक्सपोज कर दिया है कि लोग अब तब्दीली के नाम से उनको। ठीक है निहाल हाशमी साहब, आपका पॉइंट आ गया। हाफिज साहब, आप सुन रहे हैं निहाल हाशमी साहब को, वो कह रहे हैं कि PDM की बड़ी कामयाबियां हैं। आपके नजदीक अभी तक PDM किस चीज में आपको कामयाब नजर आई है? हुकूमत को
टफ टाइम देते हुए नजर आई है, या जो चीज़ें उन्होंने कही थी जब पीडीएम बनी थी कि हम ये करेंगे, हम इस हुकूमत को घर भेजेंगे और पता नहीं क्या क्या, आपको कहाँ पर कामयाबी नजर आती है पीडीएम की? आयशा, देखिए, दो चीज़ें आपने सामने लाई हैं। एक तो तलाल साहब का कि जनाब -1 है। -1 तो नून में भी हो चुका है। जनाब नवाज शरीफ साहब इस वक्त लंदन में बैठे हैं। बाकी अगर जहाँ तक ताल्लुक़ है 25, 30 या 20 MNAs का इनके साथ राब्ते में, और ये दावा भी करते हैं, बार बार करते हैं कि हमारे साथ राब्ते में हैं, तो फिर आवाम का जो रुख है गुस्से का और उनके तरफ लौट जाता है कि भाई जब तो 25 आदमी आपके साथ हैं तो फिर आप 3.5 पौने 4 महीने मज़ीद इनको क्यों देते हैं। और फिर नाल हाशमी साहब मेरे भाई हैं, उन्होंने कह दिया कि जी नो कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता है कि कुछ ताकतें जो हैं यानी इस्टब्लिशमेंट जो है ना वो उनको कामयाब नहीं होने देगी। और यही बात है, जब पीडीएम बनी थी तो इस्तीफ़े लेकर दिसंबर तक इस्तीफ़े सबके जेबों में थे और जेबों में भी अब नहीं रहे, तो उसका मतलब ये है कि इस्टब्लिशमेंट को रोका। उसके बाद आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि हम अब इस्लामाबाद नहीं पिंडी GHQ जाएंगे, घेराव करेंगे। फिर इस्टब्लिशमेंट के खौफ से फिर उन्होंने वो जगह छोड़ दी। उसके बाद फिर इन्होंने अभी फरमा रहे थे कि जनाब 23 मार्च जो है ना वो हमारे करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुआ है, तो 14 अगस्त को भी इन्होंने जलसे का ऐलान किया था जिस दिन पूरा मुल्क आज़ाद हुआ था। और उस वक़्त भी मैंने ये बात की थी कि 14 अगस्त को भी इनका जलसा नहीं होगा, और नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग, अगर हुकूमत इस वक़्त महंगाई की वजह से वेंटिलेटर पर IMF के वेंटिलेटर पे पड़ी है, तो एक ही काम कर रही है, पीडीएम के हर इजलास में उनके लिए ऑक्सीजन फराहम करती है, हर आने वाले इजलास अच्छा हाफिज साहब, आसानियाँ पैदा कर रही है। मार्च जो जिसका अब ऐलान किया है पीडीएम ने, ये होता हुआ आपको नजर आ रहा है, या फिर इसके लिए भी आपको लगता है कि कोशिशें की जाएंगी, कोई जवाब ढूंढा जाए कि ये भी कैंसिल हो जाए, ये भी ना करना पड़े? नहीं, जवाब तो छोड़ा हुआ है जी। मैंने तमाम अखबारात और तमाम चैनल सुने देखे, उसमें लिखा हुआ है 23 मार्च को होगा। साल का जिक्र नहीं है। मुमकिन है ये 23 में हो, मुमकिन है ये 24 में हो, क्योंकि ये कोई ना कोई ऐसी चीज़ छोड़ देते हैं। और ये 3.5 पौने 4 माह गुजरने के बाद आप देखेंगे कि उसका हशर भी ये 6 तारीख की इजलास की तरह या उससे पहले नवंबर की इजलास की तरह होगा। और 6 के बाद अल्लाह करे कि मार्च तक अल्लाह इनको हयाती दे दी, अगर हुकूमत चली जाती है। मैं समझता हूँ कि अब यह रेस लगी हुई है कि पहले इमरान खान की हुकूमत चली जाएगी या पीडीएम चली जाएगी, टूट जाएगी। तो ये दोनों माशाल्लाह दोनों वेंटिलेटर पर हैं। अच्छा, दोनों आपको वेंटिलेटर पर नजर आते हैं, ऑक्सीजन फराहम कर रहे हैं। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, मुल्की सियासत में जिस तरह की अब रिवायत है जो हम देखते हैं हमारे मुल्क के अंदर जो भी हर रोज़ हो रहा होता है, और जिस तरह की बयानबाजियाँ और उसके बाद जिस तरह की पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है, एक तरफ ऑडियो वीडियो की बात होती है, फिर इदारों को मुतनाज़ करने की बात होती है। मुल्की सियासत तक तो ठीक है, लेकिन इंटरनेशनली जब हम देखें मुल्की तशख़्ख़ुस वो कितना ज़्यादा इन चीज़ों से मुतासिर होता है, और इन चीज़ों के बारे में क्यों नहीं सोचा जाता जब भी सियासत इस तरह से की जाती है? तो अच्छा, दो बातें हैं। जहाँ तक तो इंटरनल पॉलिटिक्स का नाम है, तो उसमें तो पॉलिटिक्स जो है वो सियासत जो है वो जो भी पार्टियाँ होती हैं, चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान के बाहर हो, अमेरिका में जाके अब रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स को कंपेयर करें, तो वो पार्टी पॉलिटिक्स जो है अपने इंटरेस्ट के लिए की जाती है। उसमें आप उस इंटरेस्ट को आपने बेस करना होता है नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर, उसके साथ कंपैरिजन नहीं करते, बल्कि उसके जो कहते हैं डॉवटेल आपस में मिला के उसको लेके चलती हूँ। दुनिया में यही रीत है और इसी तरह करके चला जाता है। लेकिन उसके अंदर जब आप चीज़ों को कंट्रोवर्शियल अगर बना लें और उसको रिलेट कर दें, आप जैसे हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट का बहुत ज़्यादा नाम लिया जाता है, और चीज़ों को अगर मतलब जो कंपैरिजन में आप डालते हैं, तो आप बजाय इसके कि अपनी फॉलीज को, अपनी
मिस डूइंग्स को पहचाने, हम उसको ओरिएंटेड करते हैं किसी और साइड से। वो टाइम होता है जब आपका नेशनल आइडेंटिटी जो है या मुल्क का तशख़्ख़ुस जिससे आप फरमा रही हैं वो मुतासिर होता है। या उसके साथ साथ अभी देखिए जो एक वाक़या हुआ शालकोट में, जो वाक़या हुआ और उसके ऊपर जो इंटरनेशनल कवरेज जिस तरह आया है, आपने उसको पढ़ा होगा। उसमें सिर्फ पाकिस्तान में एक यानी एक मज़हब के हवाले से ही नहीं बात करी, बल्कि आपके नेशनल कल्चर के हवाले से बात की गई है। और जब कल्चर के हवाले से बात की जाती है तो उसमें पॉलिटिकल कल्चर भी आ जाता है, और वो कल्चर है जो इंडिकेट करता है इंटॉलरेंस को, अदम तशद्दुद को। और ये तमाम चीज़ें ऐसी होती है जो अदम बर्दाश्त जो होती है उसका नतीजा होती है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें सियासत जितनी भी है वो करनी चाहिए जो आपकी पार्टी पॉलिटिक्स को सूट करे, बेस्ड ऑन योर नेशनल पॉलिटिक्स, या आपके जो कौमी इंटरेस्ट है और जो ऑब्जेक्टिव्स है जिसके लिए पाकिस्तान को बनाया गया था, उसके हिसाब से हम अपनी सियासत को लेके आगे चलें और ये डॉवटेल रहे। तो आपको नजर आता है वैसे ये पाकिस्तान नहीं, अभी तो फिलहाल कन्फ्रंटेटिव पॉलिटिक्स चल रही है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बारे में कोई नहीं सोचता ना, कॉन्सिलेटरी पॉलिटिक्स जिसमें आप एक दूसरे के साथ, वो चल नहीं रही। वो कन्फ्रंटेशन जो है वो अपना सम और दर्द हुकूमत की तरफ से भी बात कन्फ्रंटेटिव चीज़ें आ जाती हैं, और फिर उसके ऊपर जब बयानबाजी होती है तो उसमें फिर किसी इक़्तिदार का ख्याल नहीं रखा जाता। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ये है एक जो हमारी पॉलिटिक्स का अलमिया है। आई होप वी लर्न आउट ऑफ इट और ग्रो करें इसके अंदर से अपने अपने से। देखिए जो पार्टी का हेड है या पार्टी जो है, ज़रूरी नहीं कि हर शख्स एक पार्टी के अंदर उसके अक़दार से, उसके डूइंग से, उसके कंडक्ट से को फिर भी सपोर्ट करे जब वो चीज़ ठीक ना कर रहा हो। एक जो सरबराह होता है ना, उसका कंडक्ट जिस तरह से होता है, अल्टीमेटली हम देखते हैं नीचे वालों को भी वैसा हो जाता है, ट्रिकल डाउन करती है वो चीज़। हमारे यहाँ सम और दर सिफारिश की पॉलिटिक्स चल रही है। आप दूसरे की गलती को भी, लीडर की गलती को भी गलती नहीं कहते, उसको पता नहीं क्या तशख़्ख़ुस दे देते, उसको भी इंडोर्स कर रहे होते हैं। कम से कम उसको पहचाने तो सही ना, तब आप चीज को पॉलिटिक्स। नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तो मुल्क जो है हमारा वो क्या सस्ता तरीन मुल्क है अगर खित्ते के लिहाज से देखा जाए तो? वज़ीर आज़म तो कहते हैं कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। कैसे, कौन से मयारात को देखकर उन्होंने ये बात की है? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। चीजें पाकिस्तान में थी, हमने अपनी पूरा जोर लगा के हमने उनकी कीमतें नीचे रखी। मैं अभी भी कहूंगा कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है। जी, आपने वज़ीर आज़म इमरान खान की बात सुनी। वो कहते हैं कि मैं अभी भी कहूंगा कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है। अहमद जवाद साहब, आपसे इस सेगमेंट का आगाज़ करना चाहूँगी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सर्वे जो है उसके मुताबिक जो 93% पाकिस्तानी हैं वो कहते हैं कि महंगाई सबसे ज़्यादा तहरीक इंसाफ के दौर में हुई, जबकि 85% ये कहते हैं कि 3 साल में उनकी आमदनी कम हुई है बढ़ने की बजाय, और दूसरी तरफ महंगाई ज़्यादा हुई है। अगर इन हालात में, वैसे तो PDM 3 महीने का वक्त दे दिया है, अगर इन हालात में निकल आती है PDM आवाम के साथ, तो आपको नहीं लगता कि आपकी हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी? जी अहमद साहब, आपसे बात करूंगी। मेरे ख्याल से सुन नहीं पा रहे हैं अहमद जवाद साहब। ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है किसी भी मुल्क के लिए मुआशी तौर पे मजबूत होना, पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से जिस नंबर पर आता है, लेकिन हमारी आमदनी, हमारी मईशत जो है वो हमें उस तरह से नज़र नहीं, गलतियाँ कहाँ पर हुई, कहाँ पे हम पीछे रह गए, हमारी मईशत इतनी नीचे कैसे चली गई? ऐसा गलतियाँ तो शुरू से हुई हैं। जब से हम IMF के लिंच में गए हैं उस वक्त से गलतियाँ तो उस वक्त से होनी शुरू हुई। उसमें 2 चीज़ें थी कि एक आपने कर्जा भी लिया और उसके साथ उस कर्जे को जिस मकसद के लिए लगाना था वो आपने वहाँ पे उसको लगाया भी नहीं। वो अब आप माने या ना माने, वो मुख्तलिफ अदमार में जो करप्शन हुई है, जो बजाते खुद एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वो उसकी नज़र हो गया और इसी तरह आपके कर्ज़ों का बोझ बढ़ता गया। आज आपका प्रॉब्लम ये हुआ कि जब से आपने डॉलर को ओपन किया तो डॉलर इस जगह पर पहुंच गया है कि आपके कर्ज़ों का बोझ डबल नहीं ट्रिपल हो गया। अब वो उसको फ्री फ्लोट को डॉलर में लेके आना तो अच्छी बात है, लेकिन उस फ्री फ्लोट को कंट्रोल करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए माशी तौर पे आपको पाकिस्तान जो है प्रॉब्लम में नज़र आता है। अभी आपने IMF से कर्जा लिया, एक ग्रांट सेक्शन, उन्होंने आपके ऊपर कुछ इम्पोजिशन लगाई, गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी दे दी है, जो मेरा ख्याल में एक कंट्रोल खुद मुख्तारी होती तो ज़्यादा बेहतर होता। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक अब आप बात करती हैं इन्फ्लेशन की और उसको कंपेयर करती हैं आपके इनकम से,
तो जहाँ तक तो आपका प्राइवेट सेक्टर आता है उसमें तो इनकम बढ़ी है लोगों की, यानी आप जैसे आपका रियल एस्टेट सेक्टर है वो चला है और बहुत तरह चला है, प्लॉट्स की कीमत जो है बढ़ी है। जहाँ तक गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनकी इनकम मुतासर हुई है, जो पेड तबका है, इसलिए कि एक तरफ तो आपने 2 साल तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, उसके ऊपर जो टैक्स लिमिट थी यानी जो टैक्स का वो आपने बढ़ा दिया, तो तनख्वाहें नहीं बढ़ी और जिस जो लिमिट पे टैक्स नहीं लगना तो वो लगना शुरू हो गया, तो लोगों की इनकम आगे मिनी बजट जो आ रहा है उसमें टैक्स एग्जेम्पशंस जो दी थी वो भी खत्म करने लगे हैं। और तो लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो आपकी इंटरनेशनल मार्केट से भी लिंक है। अब पेट्रोल है, पेट्रोल कोई भी कहे आप उसको निकाल नहीं सकते इंटरनेशनल मार्केट से, अगर इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ेगी तो आपको कीमत लेकिन सवाल ये है कि क्या सारा मलबा जो है हम इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर डालकर बास चीजों के जरिए, तो आप जैसे मैंने कहा ना कि डॉलर की अगर फ्री फ्लोट की है वो आप इंटरनेशनल लेवल पे नहीं डाल सकते। IMF आपको डिक्टेशन देती है, आप उसको IMF पे सारे नहीं डाल सकते। उसके बाद आपकी जो चीजें लिंक होती हैं प्राइसेस से, उनको जो आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, बिल्कुल जो आप जो आलू प्याज दाल जिसमें आप बाहर पे उसको कंट्रोल करना, उसको कंट्रोल किया। अहमद जवाद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। अहमद साहब, आपको आवाज अब ठीक आ रही है मेरी? जी आ रही जी। मैं ये आपसे सवाल कर रही थी कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, उनका जो सर्वे है उसके मुताबिक 93% पाकिस्तानी जो हैं वो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के दौर में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और ये अगर इस हालात में इस महंगाई की सिचुएशन में आवाम के जो है वो PDM के साथ निकल के बाहर आ जाते हैं तो फिर आपको नहीं लगता कि हुकूमत के लिए प्रॉब्लम होगी? देखें आयशा, 2 सवाल आपने किए। नंबर 1 तो आपका महंगाई के हवाले से है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 93% पाकिस्तानियों को कोट किया है। बिल्कुल सही कोट किया होगा, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता, महंगाई बढ़ी है। लेकिन हमें जो चीज़ देखने हैं वो ये है कि आफ्टर 100 ईयर्स एक पेंडेमिक आया है और पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत ने पेंडेमिक को फेस नहीं किया। और पेंडेमिक का नतीजा क्या है? नतीजा मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखें, और ये सिर्फ पाकिस्तान फेस नहीं कर रहा, ये दुनिया के तमाम मुल्क फेस कर रहे हैं। अगर आप टर्की में जाएं तो वहाँ पे 20% इन्फ्लेशन रेट हो चुका है। लीरा जो है वहाँ पे वो बिल्कुल फ्री फॉल इस वक्त गिर रहा है। तो ये रशिया और दूसरे कंट्रीज उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट जो है, कोरिया, इन कंट्रीज ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। तो ये एक ग्लोबल फिनोमेना है जिसकी एक बुनियादी वजह सप्लाई चेन मैनेजमेंट है कि जब आप पेंडेमिक के बाद वापस जब आपने रिकवर किया, दुनिया वापस अपने नॉर्मल पे आई, तो आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा, उसमें कुछ टाइम लगेगा। दूसरी रीजन इसकी जो है पेट्रोल की है, और पेट्रोल से जब हम सिर्फ ये नहीं है कि पेट्रोल से रिलेटेड जो चीजें उस पर असर पड़ेगा। देखें, पेट्रोल का सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस पे जाता है? पाकिस्तान में एनर्जी की कॉस्ट के ऊपर जाता है। और क्यों जाता है? इसलिए जाता है कि पिछले 30 सालों के अंदर जो लोग हुकूमत में थे उन्होंने इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए जो एनर्जी ऑप्शंस एक्सरसाइज की, आज हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। निहाल हाशमी साहब, मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दें, वक्त बहुत कम रह गया। अहमद साहब माजरत के साथ मुझे एक कमेंट लेने दें मुझे। चलें, कर ले कंप्लीट। जी देखें, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जो कि अपनी एनर्जी की नीड्स जो है वो इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बेस करता हो। उस वजह से आपकी लोकल प्रोडक्शन के ऊपर भी इफेक्ट आता है, क्योंकि एनर्जी तो हर जगह इस्तेमाल होती है ना, सिर्फ इंपोर्ट में नहीं होती, वो लोकल प्रोडक्शन में भी एनर्जी इस्तेमाल होती है। ठीक है। निहाल हाशमी साहब, आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि ये जो महंगाई हो रही है, और जिस तरह से अभी अहमद जवाद साहब की भी आप बात सुन रहे थे कि जो पिछली हुकूमतें गुजरी हैं उनकी वजह से भी महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क पर है। हर इंटरनेशनल इदारे की रिपोर्ट जो है वो ये बताती है कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है। अब किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं आप लोग फिर एहतजाज करने के लिए? देखिए, नवाज शरीफ साहब के पास इसाक डार साहब थे, इनके पास 6 वजीर, इनके पास एक वजीर खजाना नहीं है। ये FBR के 6 असल में नाहल निकम्मे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि इकॉनमी चलाए कैसी जाती। इकॉनमी की कुंजी जो है उसका नाम है इसाक डार। आज पूरी दुनिया ये कह रहे हैं कि इसाक डार आकर के शायद पाकिस्तान के ठीक करे, और नवाज शरीफ के पास वो विजन है कि किस आदमी को कहां प्लेस किया जाए। कितने बार FBR के चेयरमैन चेंज हो रहे थे हमारे दौर में, नहीं हो रहे थे। कितने वजीर खजाना चेंज हो रहे थे, नहीं हो रहे थे। 70 साल में 30 रुपए का आटा था और इन्होंने 3 साल में उसको 75 रुपए का आटा कर दिया। आप मुआवजा करना शुरू कर दें, और ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान शायद 4थे नंबर पे महंगाई पे। हमारे रीजन में जो महंगाई, क्या सब्जी, टमाटर
ये अंडे, मुर्गियों ने क्या अंडा देना बंद कर दिया है? क्या मुर्गियां कहने कि हम अंडा नहीं देंगे इमरान खान के दौर में, या नवाज शरीफ ने हमें मना कर दिया है? ये महंगाई इन्होंने खुद लाया है, ये करप्शन कर रहे हैं। पूरी कैबिनेट में करप्ट लोग बैठे हुए जो दवाई के स्कैम में, चीनी के स्कैम में, आटे के स्कैम में, पेट्रोल के स्कैम में। बहुत शुक्रिया निहाल आशमी साहब, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारे तमाम मेहमानों का वक्त हमारे पास खत्म हो गया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।